Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 5th of January 2021. 5 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर और एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूपीएससी करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज, जिसकी क्लासेस 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। एंड जिन लोगों ने रजिस्टर किया है, आई वांट टू जस्ट मेक श्योर वन थिंग कि आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर दिया है, प्लीज़ गिव योर टेलीग्राम या व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, है ना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर दे दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी अपलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको कभी कभी जैसे नोटिफिकेशन नहीं आया वीडियो का, तो हम उसको आपको अपडेट कर दिया करेंगे टेलीग्राम में। तो जिन्होंने ज्वाइन की है सीरीज अभी तक, वो हमको द एग्जाम्स मेड सिंपल @gmail.com में मेल कर दो अपना टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना। द एग्जाम्स मेड सिंपल @gmail.com में कर देना, ठीक है ना। तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो जिनको ज्वाइन करना है यूपीएससी करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज, जिसमें कि हम इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड करेंगे, क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे, जूम सेशंस भी रखेंगे कुछ, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा जो इंस्टाग्राम में हैंडल है वो है टेम्स IAS इंस्टाग्राम में है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है टेम्स यूपीएससी। तो टेम्स यूपीएससी अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा, और टेम्स IAS आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्वेश्चंस। पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत। तो इसके PMJAY सेहत के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द स्कीम प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम विल बी पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता जाता हूं साथ साथ में। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत जो है, सेहत स्कीम बेसिकली इट इज फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड इसके अलावा दूसरा जो स्टेटमेंट है, द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम विल बी पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, तो वो भी सही है। पूरे कंट्री में आप कहीं पे भी जो स्कीम के बेनिफिट्स है वो एक्सेस कर सकते हो फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज एन अमोनिया अमीबा कॉल्ड नाइग्लिया फाउलेरी ऑफन सीन इन न्यूज रिसेंटली। तो ये नाइग्लियरिया फाउलेरी, तो इसका नाम तो मुझे क्लियरली नहीं बोलते बन रहा है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि नाइग्लेरिया फाउलेरी अमीबा को क्यों हम न्यूज में था, ये क्यों जानते हैं। तो ऑप्शंस आर, ए इट इज अ डेडली ब्रेन ईटिंग अमीबा, दैट्स व्हाई। बी इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकली डिजाइंड अमीबा। तीसरा है, इट इज एन ओशियन बैक्टीरिया दैट सर्वाइव्स बाय ईटिंग माइक्रोप्लास्टिक्स। या डी, इट इज यूज्ड एज अ प्रोबायोटिक टू रिड्यूस एपेटाइट टू इन द ओबीस पीपल। तो आपको बताना है कि नाइग्लेरिया फाउलेरी, हाँ आप सही बोल पा रहे हैं, नाइग्लेरिया फाउलेरी इनमें से किसके लिए न्यूज में था। तो आपको बता दो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इट इज अ ब्रेन ईटिंग अमीबा। याद रखिएगा ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताऊंगा अभी मैं आपको। तीसरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि लेप्रेसी डिसीज के बारे में स्टेटमेंट्स आपको बताने कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, लेप्रेसी इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट अफेक्ट्स द पेरिफेरल नर्व्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द आईज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से ही होता है एंड ये पेरिफेरल नर्व्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इसके अलावा आईज को नुकसान पहुंचाता है। तो बोथ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब मैं नाइग्लेरिया फाउलेरी के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। इट्स अ फ्री लिविंग माइक्रोस्कोपिक अमीबा, याद रखिएगा, इट्स अ फ्री लिविंग माइक्रोस्कोपिक अमीबा, है ना। And it can cause a rare and devastating infection of the brain called primary amoebic meningoencephalitis। याद रखिएगा, meningoencephalitis यानी कि पैम नाम की एक डिसीज कॉज करता है। कौन सी डिसीज कॉज करता है? प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएंसेफेलाइटिस, पैम नाम की एक डिसीज कॉज करता है। ये आपका ब्रेन ईटिंग अमीबा है, याद रखिएगा, नाइग्लेरिया फाउलेरी इसका नाम है, ब्रेन ईटिंग अमीबा है, प्राइमरी अमेबिक एंड मेनिंजोएंसेफेलाइटिस पैम नाम की डिसीज कॉज करता है। यूएसए में एक्चुअली ये डिसीज फैली है अभी यूएसए में, इसलिए न्यूज में था। एंड दिस अमीबा इज कॉमनली फाउंड इन वार्म फ्रेश वाटर एंड सॉइल
वाटर के कंटेमिनेटेड वाटर के कंजम्पशन से ही ये फैलता भी है, ठीक है ना। तो पानी आप लोग कम से कम साफ वाफ पिया करिए ना, एक्वागार्ड का पानी ले लिया करिए, एंड दैट विल बी गुड। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ तिहान IIT हैदराबाद। अब ये तिहान है क्या, व्हाट इज दिस तिहान, ताइहान, जो भी आपको बोलना है, क्या है ये। अब देखो लिखा हुआ है, इट इज इंडियाज फर्स्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम। तो ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम और डेटा एक्विजिशन सिस्टम के लिए IIT हैदराबाद ने एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाया जिसको तिहान बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाया है फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन। इसका फुल फॉर्म भी देख लो, तिहान यही है, तिहान, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। अब ये IIT हैदराबाद ने बनाया है। फोकस क्या रहेगा, दिस हब विल फोकस ऑन एड्रेसिंग द वेरियस चैलेंजेस हिंडरिंग द रियल टाइम एडॉप्शन ऑफ अनमैन्ड ऑटोनॉमस व्हीकल्स फॉर बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एरियल एप्लीकेशन। तो टेरेस्ट्रियल एंड एरियल एप्लीकेशंस के लिए ऑटोनॉमस व्हीकल्स, अनमैन्ड ऑटोनॉमस व्हीकल्स के रियल टाइम एडॉप्शन के लिए बेसिकली ये इनोवेशन हब बनाया गया है, तिहान नाम का, IIT हैदराबाद ने। फंडिंग इसकी कौन करेगा, इट सैंक्शनड एंड फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। तो याद रखिएगा, एक नेशनल मिशन चल रहा है, नेशनल मिशन ऑन साइबर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, और जिसके साइबर टेक्नोलॉजी से जो आपके फिजिकल सिस्टम्स हैं उनको कनेक्ट करने का सिस्टम है, बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कभी कभी हम इसको बोलते हैं। साइबर टेक्नोलॉजी से आपको आपके जो फिजिकल सिस्टम्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स बोलते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको फंड कर रहा है अंडर दिस स्कीम। And this hub's focus sectors will include autonomous transportation system, agriculture, surveillance, environment and infrastructure monitoring। ये सारे काम इस तिहान के थ्रू करने की कोशिश की जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPB, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च्ड अ कंसोर्टिया ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो यहाँ पे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड which is a body under the Ministry of Ayush has launched a consortium of medicinal plants। अब ये क्यों NMPB कंसोर्टियम लॉन्च किया गया है, तो NMPB कंसोर्टियम एम्स बेसिकली इट एम्स टू एड्रेस डेलिब्रेट ऑन द फॉलोइंग इशूज। जैसे कि कौन कौन से इशूज हैं, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांटिंग मटेरियल, कल्टीवेशन एंड ट्रेड ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर मार्केट लिंकेज। तो बेसिकली मेडिसिनल प्लांट्स की प्लांटिंग, मेडिसिनल प्लांट्स के रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड उनके कल्टीवेशन और ट्रेड, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका कल्टीवेशन और ट्रेड, मतलब उनकी प्लांटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कल्टीवेशन एंड ट्रेड, इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए NMPB कंसोर्टियम बनाया गया है, यानी कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड कंसोर्टियम बनाया गया है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के स्पीशीज है जिनके नाम दिए हैं जो कवर किए गए हैं, जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट है अश्वगंधा, है ना, जिसको विथानिया एसोमनिफेरा बोलते हैं। देन पिपाली यानी कि पेपर लॉन्गम बोलते हैं। एओनला यानी कि फाइलेंथस एम्बिलिका बोलते हैं। देन गुगलू एंड शतावरी, ये कुछ कुछ अलग अलग स्पीशीज़ हैं मेडिसिनल प्लांट्स की जो कि अभी इस कंसोर्टियम के अंतर्गत कवर किए गए हैं। मैंने आपको बता दिया उनकी प्लांटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उनको कल्टीवेट करना एंड उसकी मार्केट लिंकेज, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ये बनाया गया है कंसोर्टियम। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। रिपील लॉ परमिटिंग सीजर ऑफ लाइव स्टॉक, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ को रिपील करने के लिए कहा है गवर्नमेंट को। लॉ क्या है, बेसिकली एक लॉ है जिसमें कि ऐसा होता है कि 3 साल पहले ये लॉ आया था, 3 year old law which allowed the seizure and subsequent confiscation of livestock from people who dependent on these animals। अब जैसे क्या होता है, लोग क्या होते हैं कई बार जानवरों पे आश्रित रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। एनिमल हस्बेंड्री जिसको हम बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं, है ना, मतलब कि आप एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट है फॉर योर लाइवलीहुड एंड ऑल, तो एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे और अगर उनके ऊपर शक हो गया किसी को कि वो एनिमल्स के साथ मतलब क्रुएलिटी करते हैं, इफ देयर इज अ
डाउट और सस्पिशन दैट दीज पीपल डू क्रुएलिटी विद दीज एनिमल्स, तो इस सस्पिशन के बेसिस पे ही उनके एनिमल्स को कन्फिस्केट कर लिया जाता था। मतलब बिना ये प्रूफ किए कि वो व्यक्ति वाकई में उसके साथ इस तरीके की हरकतें करता है या वायलेंस करता है या इस अब्यूज़ करता है या एनिमल को परेशान करता है, हरास करता है, ये पता लगाए बिना, केवल शक के बिना पर उसके एनिमल का सीजर कर लिया जाता था, कन्फिस्केशन कर लिया जाता था, एंड दैट पर्सन वाज डिपेंडेंट अपॉन दैट। तो यही अभी चीफ जस्टिस ऐसे बोबड़े दैट इट इज अगेंस्ट देयर राइट्स, इट इज अगेंस्ट देयर राइट्स एंड इट इज कि जब तक ये प्रूफ नहीं होता बेसिकली कि वो व्यक्ति वाकई में क्रुएलिटी टू द एनिमल कर रहा है कि नहीं, तब तक आप उसके एनिमल को नहीं ले सकते। ठीक है ना। लॉ कहता था कि दीज एनिमल्स वुड देन बी लॉक्ड इन द गौशालास, गौशाला में रखने का प्रोविजन था, एंड जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता। इन शॉर्ट, अ फार्मर, अ लाइव स्टॉक ओनर और अ कैटल ट्रेडर लूजेस हिज एनिमल्स बिफोर बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ द चार्जेस ऑफ क्रुएलिटी। मतलब गिल्टी प्रूव होने से पहले ही, क्रुएलिटी के चार्जेस में गिल्टी प्रूव होने से पहले ही उसका जानवर उससे छीन लिया जाता था बाय द कोर्ट, है ना। अब देखो आगे भी इसमें लिखा हुआ है, चीफ जस्टिस का कहना है, यू कैन नॉट जस्ट सीज एंड कीप देम कन्फिस्केटेड लाइक दैट, योर रूल्स आर प्लेनली कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 29 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट। देखो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट नाम की चीज भी आती है, आप सबको पता होना चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट नाम की चीज भी है। उसके सेक्शन 29 में ये कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्रुएलिटी करता है केवल वही अपने एनिमल्स को लूज कर सकता है। ओनली द पर्सन डूइंग क्रुएलिटी कैन लूज हिज और एन एनिमल्स। तो ऐसे बोबड़े जी का ये कहना था, अगर भाई देखो, अगर आप लोग अपना एक्ट का ये प्रोविजन हटा देते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं हटाते हो तो वी विल स्टेट, दिस इज व्हाट दे से। अब प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट आया कब था, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट कब आया था। तो आया था 1960 में, याद रखिएगा 1960 में ये आया था, और इसी के अंतर्गत 1962 में एक बॉडी बनाई गई थी AWBI में, यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपके प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंतर्गत बनाया गया था 1962 में। तो ये भी आप ये चीज याद रखना कि AWBI यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, 1962 में, अंडर द PCA एक्ट ऑफ 1960। और PCA एक्ट का सेक्शन 29 ये बोलता है व्यक्ति जिसने वायलेंस किया है एनिमल पे केवल वही लूज कर सकता है आपका एनिमल, है ना। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर प्रूफ नहीं हुआ है तो नहीं होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है और हमारे। तो यहाँ पे देखो DO यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है, उसने एक सर्कुलर इशू किया है कि इसमें जो न्यू स्कूल बैग पॉलिसी है, न्यू स्कूल बैग पॉलिसी के अंतर्गत जो आपका टीचर्स हैं, दे विल बी चेकिंग द वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स बैग। वो क्या करेंगे, वेट जो है स्टूडेंट के बैग का वो भी चेक करेंगे, एंड द वेट ऑफ द स्कूल बैग्स एज पर द पॉलिसी शुड बी 1.6 to 2.2 किलोग्राम। 1 से 2 साल के बच्चों के लिए जो रहना चाहिए वेट वो 1.6 to 2.2 किलोग्राम है। 3 से 4 साल के बच्चों के लिए 1.7 to 2.5 किलोग्राम है। तीसरी, चौथी एंड 5वीं के लिए। 6वीं एंड 7वीं के लिए 2 से 3 किलोग्राम है। 2.5 से 4 किलोग्राम है फॉर क्लास 8th। 2.5 किलो से 4.5 किलो तक का है फॉर क्लास 9th एंड 10th, एंड 3.5 किलो से 5 किलो तक का है फॉर क्लासेस 11th एंड 12th। तो 5 किलो से ज्यादा मतलब वेट होना ही नहीं चाहिए। 1.6 से 5 किलोग्राम के अंदर होना चाहिए 1 से 12वीं तक के पूरे बच्चों के जो वेट है। और फिर क्लास वाइज आप याद रखें ना रखें, बस याद रखें कि नेशनल स्कूल बैग पॉलिसी नाम की एक चीज होती है जिसमें स्कूल बैग्स का वो रहता है, ठीक है ना। एंड इसमें वेट को कम करने के लिए कुछ प्रोविजंस भी, जैसे कि टू रिड्यूस द वेट, ये बोला गया सर्कुलर में, जैसे कि स्कूल के अंदर एक प्रॉपर पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करना है ताकि बच्चों को वाटर बॉटल ये सब कैरी ना करना पड़े, क्योंकि बैग्स उससे हैवी हो जाते हैं। तो पोर्टेबल बॉटल इनको अवेलेबल कराना है। तो ये एक सर्कुलर है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। यू कैन मूव विद मी। तो यहां अपन देख रहे हैं, ट्रैक सोशल मीडिया टू चेक
पोचिंग। अब यहाँ पे क्या है, उड़ीसा का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इट हैज स्ट्रेस्ड द नीड फॉर स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू चेक पैंगोलिन पोचिंग एंड ट्रेडिंग। तो उड़ीसा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो उसने कहा है भैया कि अच्छा सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप चेक करो, ताकि जो पैंगोलिन की पोचिंग है उसके बारे में हम देख पाएं और समझ पाएं। पैंगोलिन क्या है, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड स्पीशीज में आता है। पैंगोलिन जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड स्पीशीज में आता है, एंड IUCN के अंदर जो इसका स्टेटस है वो इंडेंजर्ड स्टेटस है। तो IUCN के अंदर ये ऑलरेडी इंडेंजर्ड स्टेटस है और ये एक्सटिंक्शन की तरफ अब जा रहा है। वर्ल्ड का मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल है, स्पेशली चाइनीज रीजन में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, चाइना में बहुत ज़्यादा इसका होता है। अब एक चीज़ आ जाता है कि इंडिया में 2 तरह की स्पीशीज़ है पैंगोलिन की, ठीक है ना, जैसे चाइनीज पैंगोलिन जिसको बोलते हैं मैनिस पेंटाडेक्टाइला जिसको बोलते हैं, इट इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और दूसरा इंडियन पैंगोलिन जो कि आपका श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में अलग दूसरे जगहों पे पाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में आपका मैनिस पेंटाडेक्टाइला यानी कि चाइनीज पैंगोलिन पाया जाता है, और इंडियन पैंगोलिन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वाले रीजन में। दोनों ही, चाहे वो चाइनीज पैंगोलिन हो चाहे इंडियन पैंगोलिन है, दे आर अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1 ऑफ द 1972, याद रखिएगा, और अपेंडिक्स 1 ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। देर कॉमनली नोन एज स्केली एंट ईटर्स, इनको एक याद नाम रखिएगा कि इनको पैंगोलिन्स को स्केली एंट ईटर्स भी कहा जाता है। देर कॉमनली नोन एज स्केली एंट ईटर्स, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। And the toothless animals are unique, a result of millions of years of evolution. They are toothless and pangolins evolved scale as a means of production. अब देखो scales में इसके means of production की तरह आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक और चीज़ बता दूं मैं कि जैसे ये पैंगोलिन्स है, इसका क्यों इतना ज़्यादा ट्रैफिकिंग होता है, चाहे वो चाइना हो चाहे वियतनाम हो। बेसिकली दे आर कंसीडर्ड अ डेलिकेसी इन चाइना एंड वियतनाम। चाइना और वियतनाम इनको डेलिकेसी की तरह यूज़ किया जाता है, एंड इनके मेडिसिनल पर्पस के लिए भी, जैसे इनके लिए एलिज्ड हेल्थ बेनिफिट्स इन द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो ट्रेडिशनल चाइनीज जो मेडिसिन उसमें इसके कुछ मेडिसिनल पर्पस भी बताए गए हैं, इस कारण से भी इनकी ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा, स्केल्स जो है इसकी कॉस्ट लगभग 30,000 रुपये से 1 करोड़ रुपए तक हो जाती है फॉर अ सिंगल एनिमल। तो इतना ज़्यादा मात्रा में इसका वैल्यू रहता है, इसी कारण से इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिकिंग किया जाता है ना। तो याद रखिएगा आप, इसको साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, एंड इंटरनेशनल ट्रेड बैन है इसका, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यू कैन मूव विद मी, काफी अच्छे अच्छे न्यूज आइटम्स हमने देखे। अ नीड टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ हाउस वर्क। अब यहाँ पे बेसिकली कमल हसन जी के लिए बोला जा रहा है कि कमल हसन की जो पार्टी उसने एक अनाउंस किया है कि व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल रिकॉग्नाइज द अनरिकॉग्नाइज्ड वर्क, होम वर्क, मतलब कि हाउस वर्क या हाउस वाइफ जो रहती हैं, हाउस वाइफ जिसको हम बोलते हैं, अभी तक क्या होता है कि देर इज नो मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर दैट हाउस वर्क, और लोग उसको काउंट भी नहीं करते। लोग बोलते हैं वो घर में काम कर रही हैं, लेकिन घर में भी अगर वो काम कर रही है तो मतलब वो काम आपको नहीं करना पड़ रहा ना, या फिर आपको वो काम करवाने के लिए किसी और को पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। तो एक्चुअली यू शुड वैल्यू दैट वर्क। हाउस वाइफ का वर्क भी वैल्यूएबल वर्क होता है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ कमल हसन की पार्टी ने रिकॉग्नाइज किया इन द तमिलनाडु इलेक्शंस, एंड वही चीज़ ऑथर ने बोली कि ये हो सकता है कि एक पब्लिसिटी स्टंट हो या हो सकता है, लेकिन ये बात बहुत सही है अपने आप में, है ना। ये हम नहीं जा रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं कि कलर करेंगे कि नहीं करेंगे, बट ये होना जरूर चाहिए। अब मैरिया रोसा डेला कोस्टा ने 1972 में लिखा था, द वुमेन वर्किंग एट होम प्रोड्यूस द लिविंग ह्यूमन बीइंग। वुमेन अपने आप में एक ह्यूमन बीइंग को प्रोड्यूस करती है जो कि अपने आप में बाद में लेबर का काम करता है, जो या फिर कोई मेल प्रोड्यूस करेगी तो वो अपने आप बाद में लेबर का काम करेगा। सो दे कैन प्रोड्यूस द लेबरर देमसेल्फ, है ना। एंड फ्रॉम द 9-month पीरियड ऑफ जेस्टेशन इन द वूम, वुमेन्स डेली चोर्स ऑफ कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, आयरनिंग क्लॉथ्स, प्रिपेयरिंग लंच बॉक्स एंड so on produced the labor power that was daily consumed in the shop floor or the assembly line and had to be reproduced afresh every day। तो वही वाली बात है कि अगर ये सब काम महिलाएं घर में ना करें तो जो कंपनियों में, जो फैक्ट्रियों में ये लेबर काम कर रहे हैं, ये भी शायद वो काम ना कर पाए। सो बाय प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज इन द होम, वुमेन मेड पॉसिबल द सर्वाइवल ऑफ द वर्किंग क्लास हाउस होल्ड। तो एक्चुअली में जो वुमेन फ्री में घर में काम कर रही हैं, दैट हैज मेड पॉसिबल द सर्वाइवल ऑफ वर्किंग क्लास हाउस होल्ड at the subsistence wages level।
तो इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे ये भी सजेशन दिया है कि विमेन का जो ये काम है उसको मोनेटाइज करने की जरूरत है और उसको रियल वर्क में काउंट करने की जरूरत है। ये जो पैट्रियार्कल माइंडसेट इस देश का बन गया है कि जो पुरुष है वो घर के बाहर जाकर के मेन काम करते हैं और महिलाएं तो घर का काम वो अपना काम नहीं कर रही हैं, वो बहुत सारे अच्छे काम कर सकती हैं अगर वो घर का काम ना करें तो, बट व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ द फैमिली, दे आर सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ देयर हस्बैंड्स, है ना। एंड देयरफॉर वुमेन को ये राइट होना चाहिए कि उनके कामों को भी उतना ही रिकॉग्निशन मिले। और जो विमेन अपने राइट्स को मांगती है तो इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में एज पर दी ऑथर, ये देखो ये एज पर दी ऑथर मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, तो ये देखो इन्होंने लिखा है कि अगर वुमेन अपनी राइट्स को मांगती हैं तो ये उनको क्या क्या कहा जाता है। तो ऐसा ऑब्वियस सी बात है ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, है ना, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज नहीं मांग रही जो आप उनको दे रहे हो, वो ऐसी चीज मांग रही जिस पर उनका वाकई में हक है ना। एंड ये चीज़ तो मैं भी खैर एडवोकेट करता हूँ बिकॉज आई हैव सीन इट, एंड ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यू शुड रिकॉग्नाइज दैट वर्क एज वेल, यू शुड ऐड सम मॉनिटरी वैल्यू टू दैट वर्क, क्योंकि घर में काम करना भी इतना आसान नहीं होता। मतलब आप एक दिन काम करके देखो, यू विल नो द भाव ऑफ आटा एंड दाल, आटा एंड दाल का आपका भाव समझ में आ जाएगा जब घर में आप काम करेंगे तो, ठीक है। आगे देखें अगर हम तो an unresolved issue. There was a disagreement between the women ideologues of the second wave on what payment of a wage would actually mean for women. तो यहाँ पे वही वाली बात चल रही कि ये भी क्लियर नहीं कि कितना वेज होना चाहिए, उस वेज से क्या इम्प्लीकेशंस होंगे एंड उसके बाद क्या कर सकती हैं विमेन। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वो और ज़्यादा उनको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा घर के अंदर और या फिर उनका सोशल आइसोलेशन और ज़्यादा बढ़ जाए, है ना। एंड ये सब चीज़ें इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, थोड़ा इसके ऊपर भी इश्यूज चलते रहते हैं, ठीक है ना। एंड कुछ लोगों ने ये कहा था कि दैट द गोल ऑफ वुमेन्स मूवमेंट मस्ट बी नॉट टू आस्क फॉर वेजेस बट टू फ्री वुमेन फ्रॉम द डेली ड्रजरी ऑफ रूटीन डोमेस्टिक चोर्स एंड इनेबल देम टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ द सोशल लाइफ। मतलब कि वही वाली बात है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनको घर के वेजेस नहीं मांगने चाहिए, रादर उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको पेड एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए आउटसाइड द हाउस होल्ड। देखो मेरे हिसाब से दिस शुड नॉट बी अ बाउंडेड थिंग, ये किसी को आप बाउंड नहीं करना चाहिए कि आप नहीं घर का काम मत करो, आप बाहर के ही काम करो। कुछ लोग होते हैं जो घर का काम करने में एक्सपर्ट होते हैं, उनकी भी जरूरत है। अगर घर का काम करने वाले लोग ना हो तो घर का काम कैसे होगा, सिंपल सी बात है। तो आप उनको इस तरीके से बाउंड ना करें, रादर आप उनको चूज करने दें कि वो क्या करना चाहते हैं, देन अकॉर्डिंगली उनको उनके बेनिफिट्स आप प्रोवाइड कराएं। सो दिस इज व्हाट द सजेशन ऑफ द ऑथर शुड बी, है ना। अब यहाँ पे देखो वही वाली बात है कि ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड जो लेबर का स्ट्रगल है इंडिया में, उसमें ये वुमेन्स के राइट का भी बहुत बड़ा इशू है। लेबर के राइट्स के अंतर्गत हमको ये वुमेन के राइट्स भी इंक्लूड करने चाहिए। कल हमने वुमेन्स में ही बात की थी कि वुमेन को फार्मर का दर्जा नहीं दिया जाता है। पूरे इंडिया में केवल 2% लगभग वुमेन ऐसी है जिनके पास लैंड होल्डिंग राइट्स है। रूरल एरिया में केवल ऐसी 12% महिलाएं हैं, जबकि 73% वुमेन काम कर रही हैं रूरल एरिया में, तब भी केवल 12% के पास लैंड राइट्स हैं। तो ये एक चीज़ें दिखाती कहीं ना कहीं कि एक विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहा है हमारे देश में। कहने को तो हम यत्र नार्यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता बोलते हैं, मतलब कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहीं पे भगवानों का निवास होता है। तो पूजा ही बस मत करो भाई, उनको उनके अधिकार भी दो। सिर्फ पूजा करते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। दिस इज व्हाट माय पर्सनल सजेशन इज। क्वालिटी गिव्स अ सोल्यूशन टू अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे ऑथर ने दो चीज़ों को टारगेट किया है। यहाँ एक्चुअली इसने मर्ज कर दिया है गिग वर्कर्स को एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को। एक्चुअली दे हैव मर्ज्ड, ऑथर हैज मर्ज्ड बोथ गिग वर्कर्स वो होते हैं जो फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के जैसे होते हैं, है ना। अब प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो दे वर्क फॉर अ प्लेटफॉर्म और अ मिडिल मैन और अ ऐप, जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। अगर वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है तो गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहलाएंगे। अब ऑथर ने बोला कि देखो जब कोविड-19 आया तो नरेगा ने बहुत सपोर्ट किया। जो नरेगा के अंदर जो पर्सन वर्क डेज था इट इंक्रीज्ड टू 243% इंक्रीज देखने को मिला, 243% का इंक्रीज देखने को मिला। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 90% लगभग खर्चा कर डाला पूरा इसी पीरियड के अंतर्गत, है ना, जो इतना एलोकेशन उनको हुआ था। ऑथर ने कहा कि जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्कीम्स और ये चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे एक तो स्कीम की बात ऑथर ने की कि पीएम स्वनिधि नाम की स्कीम चलाई। पीएम स्वनिधि किसके लिए चलाई? पीएम स्वनिधि चलाई इन्होंने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक वन टाइम लोन 10,000 रुपए का कोलेट्रल फ्री लोन की बात की, ठीक है ना। तो अब ये स्वनिधि स्कीम में ऑथर ने कहा, जैसे इन्होंने अच्छा किया, इसमें एक अच्छी चीज ये हुई कि जैसे अब उन्होंने ये प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया। जैसे कि स्विगी का एक केस स्टडी दिया गया है कि स्विगी ने क्या किया है कि प्लेटफॉर्म इस आपके 10,000 का जो लोन लिया, इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि वो स्ट्रीट वेंडर्स हो जाए, 36,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो हैं, 36,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑन टू द प्लेटफॉर्म। तो स्वनिधि में एक कोलैबोरेशन हो गया स्विगी का, जिसमें स्विगी ने ये बोला कि वो 36,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को एक स्कीम के तहत जो है अपने प्लेटफॉर्म में लाएगा। ज़रूरी है कि उनका सर्टिफिकेशन हो, उनका फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी ऑथराइजेशन हो इंडिया में FSSAI के थ्रू, लेकिन एक अच्छा कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। ऑथर ने कहा है कि अगर हमको अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना है अर्बन एरियाज में, तो ये सिमिलर कोऑपरेशंस कोलैबोरेशंस आप और ज़्यादा कर सकते हो। वैसे जो वर्कर्स 300 रुपये प्रतिदिन मांग रहे हैं, अगर आप ये कोलैबोरेशन करोगे तो हो सकता है कि इकोनॉमीज ऑफ सेल का फंडा लग जाए और फिर थोड़ा आपका रेट भी घट जाए, तो लेबर का रेट भी थोड़ा घटेगा और उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा जो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। तो दैट विल बी द अनदर बेनिफिट ऑफ दैट, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही बोला है, और दिस इज अ थिंग विच ही वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का कोलैबोरेशन अगर गवर्नमेंट के साथ होने लगे तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा और वेजेस के थोड़ा चार्जेस भी डिक्रीज होंगे। अगला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है इम्ब्रेसिंग द एनर्जी एफिशिएंसी, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने ये बोला है, अब कुछ सजेशंस दिए हैं किस तरीके से एनर्जी में एफिशिएंसी ला सकते हैं। अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 रिलीज किए गए। इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ द कंज्यूमर रूल्स 2020 रिलीज किए गए। The rules lay down uniform performance standard for power distribution companies and make them liable to compensate consumers for violation. सबसे पहली चीज तो ये कि इस रूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 के अंतर्गत कुछ तो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं डिस्कॉम्स के लिए, और अगर डिस्कॉम्स उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करती हैं तो कंज्यूमर्स को कंपनसेट करने के प्रावधान भी बनाए गए हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो प्रावधान है वो ऐसे टाइम पे है जब ऑलरेडी डिस्कॉम्स स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, एंड स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड लिक्विडिटी रिलीफ टू हेल्प डिस्कॉम्स टाइड ओवर दिस क्राइसिस, बट दीज आर जस्ट शॉर्ट टर्म फिक्सेस। अब ऑथर ने कहा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, दे हैव सैंक्शनड द लिक्विडिटी रिलीफ। लिक्विडिटी रिलीफ को तो सैंक्शन किया है, लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म रिलीफ होगा। लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी को और एफिशिएंट बनाने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। अब देखो क्या क्या करने की जरूरत है, इसको लिख लो कि हाउ कैन बी मोर एनर्जी एफिशिएंट। पहला है, वी नीड टू इंप्रूव द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ एनर्जी एफिशिएंट एप्लायंसेस। जैसे कि 2009 में ये बोला गया कि अब वॉलंटरी लेबलिंग स्कीम होनी चाहिए, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा लेबलिंग होनी चाहिए। तो 2009 के बाद लेस देन 5% ऑफ द सीलिंग फैंस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर स्टार रेटेड, है ना, कि 5% से कम फैंस हैं जो कि स्टार रेटेड हैं। वाइल द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्लान्स टू ब्रिंग सीलिंग फैंस अंडर मैंडेटरी लेबलिंग फ्रॉम 2022। तो सीलिंग फैंस को मैंडेटरी लेबलिंग के अंदर लाने के लिए सोचा है BEE ने, यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, बाय 2022, ठीक है ना। अपफ्रंट कॉस्ट इसमें ज्यादा रहती है तो वो एक बैरियर की तरह काम करती है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज देयर। सेकंड जो ऑथर ने बोला है वो है इंडिया नीड्स अ नेशन वाइड कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन। तो एक कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है और एनर्जी एफिशिएंसी लोगों को बताने की जरूरत है कि भाई स्टार रेटिंग की चीजें लो, BEEE स्टार लेबल्स होते क्या हैं। लोगों को पता ही नहीं कि BEEE क्या है ना। तो एक आध मेट्रो सिटीज को छोड़ दो, बॉम्बे दिल्ली को छोड़ दो, तो अगर भैया आप अब बहराइच और गोंडा में आप पूछोगे जाकर के कि भाई स्टार रेटिंग क्या है, BEEE स्टैंडर्ड के फैंस हैं या नहीं, तो बहराइच और गोंडा में आपको लोग नहीं बताएंगे, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसके आगे देखें, फाइनली वी नीड टू मॉनिटर द सप्लाई क्वालिटी एंड चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न ऑन द रियल टाइम बेसिस। तो हमको ये भी देखने की जरूरत है कि हाउ इज द क्वालिटी चेंजिंग एंड हाउ इज द क्वालिटी चेंजिंग एंड हाउ इज द कंजम्पशन पैटर्न इज चेंजिंग, ठीक है। कंजम्पशन पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है ये भी जानने की जरूरत है।
एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस आर नीडेड टू बी बिल्ट, बहुत सारे एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस की जरूरत है और वही लोगों को यूज करने की भी जरूरत है, ठीक है ना। और अभी जैसे कि गवर्नमेंट की उजाला स्कीम के अंतर्गत एलईडी का यूज करना शुरू किया लोगों ने, तो इस तरीके के आपको एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स का यूज 24/7 पावर फॉर ऑल के अंतर्गत आपको करने की जरूरत है फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। केरला ऑन अलर्ट आफ्टर बर्ड फ्लू इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स। तो केरला में इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस देखने को मिले, इनके 2 सब टाइप्स हैं, एक है हेमाग्लूटिनिन HA जिसको बोलते हैं HA, और दूसरा है न्यूरामिनिडेज जिसको NA बोलते हैं। तो ग्लूटिनिन यानी कि HA और न्यूरामिनिडेज जिसको NA बोलते हैं। तो दीज वायरसेस आर डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ 2 प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द वायरसेस, HA एंड NA। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखा जाए तो HA के अंदर भी 18 सब टाइप्स हैं, NA के अंदर 11 सब टाइप्स हैं, ठीक है ना। बहुत सारे पॉपुलर इसके अंदर कॉम्बिनेशंस होते हैं HA और NA के, जैसे कि NH7N2 वायरस designates an influenza A virus subtype that has HA7 protein and NA2 protein, यानी कि H7N2 जो होता है उसका मतलब होता है HA के साथ है। आज से आपको समझ में आएगा कि जैसे अपन बोलते हैं ना H1N5 या जो भी बोल रहे हैं H2N2 या कुछ भी अपन जैसे वायरस के स्ट्रेन लेते हैं, तो H7N2 का मतलब क्या होता है कि HA वाला जो हेमाग्लूटिनिन है उसके साथ है, और जो आपका निमिडेज है उसके आपके 2 हैं। H5N1 जो मेन था, H5N1 जो था उसमें HA5 है 5 प्रोटीन, NA का 1 प्रोटीन है, ठीक है ना। ऑल सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस कैन इन्फेक्ट द बर्ड्स एक्सेप्ट द H17N10 एंड H18N11। तो जैसे देखो, अगर ए टाइप किसको बोलते हैं, ए टाइप इनको बोलते हैं जिसमें जैसे HA वाले ज्यादा है। देखो अगर आप देखो तो H17N10 में भी HA17 है, H18N11 में HA18 है। तो इन दोनों को छोड़ के जितने भी सब टाइप्स हैं ए टाइप के वायरसेस के, वो इन्फ्लुएंजा एक क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, H5N1, H5N2, H5N3, H5N4, H5N5, H5N6, N7, N8, N9। तो H5 और N1 to N9 these are the main known subtypes of H5 viruses, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली मैंने आपको थोड़ा कंसेप्ट बता दिया, HA-NA बता दिया, हेमाग्लूटिनिन बता दिया, न्यूरामिनिडेज बता दिया, HA और NA किस तरीके से H5N1 के अंतर्गत है। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि H5N1 में क्या क्या मिलता है, तो ऐसा अगर ऑप्शन देगा, A देगा H5 मिलता है, N1 मिलता है, दूसरा देगा HA5 मिलता है, NA1 मिलता है, तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी दे सकता है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। श्रीलंका में विजिट करने जा रहे हैं एस जयशंकर जी। अब जा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है ये विजिट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो हम वहाँ जो ईस्टर्न पोर्ट टर्मिनल है, यानी कि जो कोलंबो पोर्ट है, वहाँ हमको बनाने के लिए काम मिलने वाला है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। पहली चीज़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, और दूसरी चीज़ कि श्रीलंका में बातचीत चल रही है कि इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड 1987, इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड 1987 के बाद वहाँ पे प्रोविंशियल काउंसिल सिस्टम शुरू हुआ था, तमिलियंस को राइट और ये सब दिया गया था। प्रोविंशियल काउंसिल सिस्टम जो शुरू हुआ था इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड के बाद, वो 1987 के इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड से शुरू हुआ था। उसको एबॉलिश करने के लिए श्रीलंका सोच रहा है, तो उसके लिए भी हम उनसे बातचीत करने जाएंगे। और जो आपका ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने के लिए जॉइंटली डेवलप करना है ना, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विच इज लोकेटेड एट द कोलंबो पोर्ट। तो यहाँ पर भी हमको वहाँ पे उनसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दीज 2 थिंग्स वी आर गोइंग देयर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। जैक मा मिसिंग अमिड चाइनाज क्लैम डाउन ऑन हिज बिजनेसेस। तो जैक मा जो है वो दिख नहीं रहे हैं लोगों को, मिल नहीं रहे, है ना। देखते हैं क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्टिविटी स्ट्रेंथेंड इन दिसंबर। तो एक्चुअली यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इंडेक्स निकाला आता है जिसको हम बोलते हैं PMI इंडेक्स बोलते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। IHS मार्केट ग्रुप निकालता है। 50 से ऊपर अगर वैल्यू आती है तो वो मतलब कि एक्सपेंशन है, 50 से नीचे की वैल्यू में मतलब
कॉन्ट्रैक्शन है। तो याद रखिएगा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये केवल केवल मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड करता है, ठीक है ना। पीएमआई जो है मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड करता है, और इस बार 6.4 आई थी, मतलब कि ये इंक्रीज देखने को मिल गया था। तो 50 के ऊपर में ऑलरेडी इंक्रीज ही आता है। वियतनाम बायज इंडियन राइस फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड। तो वियतनाम जो है विच इज द वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, वियतनाम जो है वो वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस है। इट हैज स्टार्टेड बाइंग द ग्रेन from rival India for the first time in decades after local prices jumped to their highest in 9 years। तो वहाँ पे डोमेस्टिक सप्लाईज में लिमिटेड डोमेस्टिक सप्लाईज है, और इस कारण से प्राइसेस जो है वो 9 ईयर हाई चले गए थे। तो वियतनाम ने क्या किया, डिकेड्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इंडिया से राइस खरीदना शुरू किया है, ठीक है ना। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, द परचेज अंडरस्कोर टाइटनिंग सप्लाईज इन एशिया विच कुड लिफ्ट द राइस प्राइसेस इन 2021। इससे एक चीज हो सकती है कि राइस प्राइसेस 2021 में जो है वो बढ़ सकते हैं। एंड इवन फोर्स द ट्रेडिशनल बायर्स ऑफ राइस फ्रॉम थाईलैंड एंड वियतनाम टू स्विच टू इंडिया विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रेन। तो याद रखिएगा इंडिया जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन है, ये भी आपको याद रखना है। और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि स्विच करेंगे टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो प्राइस है अभी भी फिर भी स्टेबल है, इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। देखो वही लिखा भी हो कि इंडियन प्राइसेस जो हैं दे आर वेरी अट्रैक्टिव, इंडिया में जो प्राइस है दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, इसलिए दूसरी कंट्रीज जो है वो इंडिया में आने की कोशिश कर रही हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।